गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एस के यादव पटना से। हम आज बात करने वाले हैं MTS, जी हाँ MTS 2018, जिसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, का प्रीवियस ईयर सीट। 2018 क्यों? आप सोच रहे होंगे कि सर 2018 क्यों? 2018 के बाद एग्जामिनेशन नहीं हुआ है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि 3 नवंबर से यानी 3 नवंबर 2018 का रजिस्ट्रेशन है MTS, यानी उस समय फॉर्म भरा गया था, जिसका एग्ज़ाम हुआ 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक 2019 में। जी हाँ 2019 में, जिसका फाइनल रिजल्ट, जी हाँ जिसका फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया आपको 30/10/2020 को। 30/10/2020 को। आप समझ सकते हैं कि 30/10/2020 जब सेकेंड यानी फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद समय आप देख सकते हैं उस समय खुल रहा था, उस समय रिजल्ट आया और फिर से 2021 में लॉकडाउन ही लग गया। तो उस समय से कोई एग्ज़ाम MTS का तो हुआ नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट एग्ज़ाम है यही मल्टीटास्किंग 2018 वाला। तो चलिए इसी का हम आज डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चूज़ द, यानी पहला सेट का पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देख सकते हैं करेक्टली स्पेल्ड यानी हमको सही वर्ड चुनना है। एक ही वर्ड को 4 प्रकार से लिखा गया है, इसमें से सही कौन है? तो अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें तो आप ध्यान देंगे कि हॉटी जो शब्द होता है उसी को लिखा गया है 4 तरीके से। हॉटी यानी हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी का मतलब होता है घमंडी। जी हाँ, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, और इसी का नाउन फॉर्म बनाया गया है। यानी हॉटी को जब हम नाउन बनाएंगे तो वाई को आई में बदलकर NES जोड़ेंगे, हॉटीनेस, जिसका अर्थ हो जाएगा घमंड, जिसका अर्थ हो जाएगा घमंड। यानी हमारा आंसर है C नंबर। चलिए दूसरा, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड ही ढूंढना है, यानी सही वर्ड ढूंढना है। तो आप आसानी से ढूंढ पा रहे होंगे कौन सा होगा जी? तो C हो जाएगा, यानी ग्रामर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इसका भी आंसर C और इसका भी आंसर C, और ऐसे में बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर दोनों का आंसर C हो रहा है, कहीं यानी गलत तो नहीं है। एग्जामिनेशन का बात बता रहे हैं आपको, एग्जामिनेशन में बैठे वक्त आपको ये लगता है कि दोनों का आंसर C हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, इसका B या A होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस और ऑप्शन सेम आपको आपके कॉन्फिडेंस को वीक करने के लिए, लूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन क्रिएट किए जाते हैं। लगातार 3 का भी C हो सकता है, लगातार 2 नो एरर भी हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। चलिए तीसरा नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या एग्जामिनेशन में बार बार इस डायरेक्शन को पढ़ेंगे क्या? देखिए, डायरेक्शन पढ़ना ना पढ़ना आपकी अपनी बात है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। क्वेश्चन में देखिए तो ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है जी? हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। ऑप्शन में वर्ड क्या है? इनकरेज्ड। इनकरेज्ड कहने का मतलब प्रोत्साहित करना। जी हाँ, इनकरेज्ड कहने का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। यहाँ लिख देते हैं प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। इंटरेस्ट आप समझ रहे होंगे, रुचि, हाँ रुचि लेना। इम्प्रेस प्रभावित करना, और एक्सपेक्ट आशा करना, आशा करना। अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता हमेशा उसे उसके पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, यानी आंसर हो जाएगा A। यानी वर्ड का अगर आप अर्थ जान रहे हैं तो उस सेंटेंस के बनिस्बत आप वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे कहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, और आंसर हो गया हमारा 3 का A नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अगला ले लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। देखिए तो इसे भी अगर आप केवल ध्यान में रख रहे हैं कि एंटोनिम्स, यानी यहाँ हमको एंटो ढूंढना है। एंटो कहने का मतलब उल्टा। जी हाँ, उल्टा, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक, विपरीत शब्द हमको ढूंढना है, एंटो ढूंढना है। तो चलिए, तो फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है जी? तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। जी हाँ, उपजाऊ, उपजाऊ होता है। तो उपजाऊ यानी फर्टाइल, इसका क्या होगा? तो पहले तो अर्थ जानना होगा। देखिए, बैरन, बैरन का मतलब बंजर, बंजर। जी हाँ, सेन यानी समझदार, समझदार, ठीक है। सिविलाइज्ड यानी सभ्य, और टफ यानी कठोर, कठोर। तो बताइए क्या होगा जी? बंजर हो जाएगा। फर्टाइल का उल्टा हो जाएगा, उपजाऊ का उल्टा हो जाएगा बंजर। नेक्स्ट,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इसको यानी ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड डालना है जिसे हम कहते हैं OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में आता है ना। हाँ, तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी वह जो दिखावा करता है जो वो नहीं है, जिसको हम कहेंगे हिंदी में ढोंगी है, पाखंडी है। जी हाँ, मतलब दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के रखा है, बड़ा बड़ा बाल भी है, भगवा ड्रेस पहने हुए है, लेकिन अंदर से वो राम रहीम या हाँ राम रहीम की तरह है, आसाराम बाबू की तरह है, तो उसे हम कहेंगे पाखंडी, ढोंगी। और उसके लिए वर्ड होता है हिपोक्राइट। क्या होता है? हिपोक्राइट, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्टर आपको पता है, निर्देशक, क्रिएटर, बनाने वाला, क्रिएट करने वाला। एक्रोबेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलाबाज। जी हाँ, कलाबाज, कला दिखाने वाला, जादूगर भी कह सकते हैं। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फिर से एंटोनिम्स कह रहा है, यानी फिर से एंटो कह रहा है। तो देखिए तो अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है तीव्र। जी हाँ, अक्यूट का मतलब होता है तीव्र या नुकीला भी होता है। देखिए तो ऑप्शन में क्या है? डार्क है, डार्क मतलब गहरा या काला। क्लेवर आपको पता है, बुद्धिमान। ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर। जी हाँ, ग्रेव मतलब गंभीर होता है। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है भोंदू या फिर जिसमें धार नहीं हो, है ना। हाँ, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में अगर देखें तो कुंद भी कहते हैं उसको, कुंद, कुंद, या फिर भोठरा, ऐसा जैसा शब्द आता है जैसे भोंदू, यानी मंद बुद्धि वाला। तो तीव्र का ये क्या हो जाएगा जी? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी साइनो जिसको हम कहते हैं। जी हाँ, आपका साइनो यहाँ सिनोनिम्स दे रहा है, तो यहाँ साइनो खोजना है। देखिए ध्यान रहे, एंटो और साइनो खोजते समय ये ध्यान रहे कि आप एंटो खोज रहे हैं, साइनो खोज रहे हैं। नहीं तो अक्सर साइनो मारने के चक्कर में बच्चे एंटो मार जाते हैं और एंटो मारने के चक्कर में बच्चे साइनो मार जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। देखिए तो डिपेंड, और इस बात से भी आप एहसास आपको हो जाना चाहिए कि अगर दो ऑप्शन साइनो दिख रहा होगा, दो ऑप्शन आपस में एक समान दिख रहा होगा, तो आप समझिए कि हमको उसका विपरीत जाना है। जैसे यहाँ आइए, पहले तो देखिए यहाँ डिपेंड, डिपेंड मतलब तीव्र करना भी होता है, गहरा करना भी होता है, यानी तीव्र करना, तेज करना, है ना, डिपेंड। इसका अब साइनो खोजना है। देखिए तो शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है शांत या शांत, शांति करना, शांति बनाना, शुद्ध। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है जी? तो बेअसर करना, न्यूट्रल कर देना, यानी बेअसर, बेअसर करना। जी हाँ, बेअसर करना। ठीक है, हाँ। रिलीफ, रिलीफ और रिलीफ आप सुने होंगे, रिलीफ यानी आराम, है ना, या राहत, तो इसका हो जाएगा राहत देना। जी हाँ, राहत देना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना, तीव्र करना, ये इसका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। एक समान अर्थ साइनो का। चलिए 8 नंबर, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। कोर्ट यानी प्रांगण, कोर्ट यानी आपके न्याय के अंदर आ गया है, यानी द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल जो है आपके अंदर आ गया, आपके न्याय के अंदर आ गया है, आपके प्रांगण में आ गया है। मतलब अब आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं कि उस एक्शन को आगे बढ़ाएं या उस पर कोई निर्णय ले। तो क्या हो जाएगा जी? तो इसका हो जाएगा यानी टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आंसर हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब जवाबदेही होना या फिर किसी एक्शन का आप पे उत्तरदायी आ जाना, किसी काम को करने का आप पे जिम्मेवारी आ जाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। देखिए इसमें दे रहा है टू पास द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, तो बॉल को लग के देख के लगेगा कि भाई बॉल मतलब तो खेलने वाला चीज़ है, एक दूसरे को हम पास करके खेलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा 9 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड डैश वी कुड एंटर इन। देखिए तो एंट्री गेट जो था, प्रवेश द्वार जो था वो बंद हो गया, वी कुड इंटर इन, हमारे प्रवेश करने से पहले। देखिए हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है तक, इसका मतलब के पहले होता है ना, हाँ के पहले, इसका के बाद, के बाद, और इसका जब तक। जी हाँ, जब तक। तो अब देखिए तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट का सेंटेंस जब तक का सेंस तो नहीं देगा,
तक और के बाद, ये तो आ ही नहीं रहा है। एंट्री गेट जो है क्लोज हो गया हमारे एंट्री करने के बाद, तो के बाद नहीं, के पहले क्लोज हो गया क्योंकि दोनों बात पास्ट में है समझ में। हाँ, द एंट्री गेट्स वेर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन, हमारे एंटर करने से पहले वो क्लोज्ड हो गया। के बाद क्लोज नहीं हुआ, के पहले क्लोज्ड हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। फाइंड द पार्ट, देखिए तो इसमें नो एरर, इसको ही देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है जी, नो एरर है। इस वीडियो में थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, थोड़ा सा इन राइटिंग या फिर कोई भी समस्या, क्योंकि ये पहला वीडियो है इस प्रकार से और इस स्टैंड के माध्यम से मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आगे इससे बेहतर डिस्कशन में दे पाऊँ। आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी। देखिए तो एक सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ रखा है, इसमें से आपको खोजना है कि किस भाग में गलती है। आपको पता होना चाहिए कि आई टोल्ड द टेलर, मैंने टेलर से कहा टू मेड, यहाँ ध्यान देंगे तो टू मेड, और ये पार्ट कहाँ है जी, मेड वाला पार्ट किसमें, यहाँ है, इस पर ध्यान देना है। देखिए तो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम ले लेते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार ले लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है जी, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टू के बाद जो है मेड डाला है, तो मेड क्या होता है जी, तो V3 फॉर्म होता है या फिर V2 फॉर्म होता है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 के बाद कभी भी V3 या V2 नहीं आता। क्या कहा मैंने, 2 के बाद कभी भी V3 या V2 नहीं आता है। इसके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा जी, तो इसके बाद जब भी आएगा तो V1 फॉर्म आएगा, या फिर अगर ये प्रीपोजिशन का काम किया तो V4 फॉर्म आएगा। मतलब ये हुआ कि V1 फॉर्म आके इसको इन्फिनेटिव के साथ यानी 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, और जब इसके पास V4 आएगा तो ये इसको क्या बनाएगा जी, कंटिन्यूअस बना देगा, यानी पार्टिसिपल बना देगा, तो प्राय 2 के बाद V1 आता है। तो ऐसे स्थिति में V1 है या V4 है, यहाँ तो दिया है V3 या V2, तो दोनों ही कंडीशन में ये गलत है। ऐसे यहाँ पे V1 होगा, V4 नहीं होगा। मैं बता दूँ आपको, यहाँ टू मेक होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, मेक होगा। ठीक है, पर्पस की बात है। आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस, मैंने उसे बनाने के लिए कहा, टेलर को एक नया ड्रेस मेरे लिए फॉर मी। ठीक है, टू के बाद हाँ, जैसे आई वांट टू गो देयर, आई वांट के बाद क्या था, टू गो देयर, कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, आई टोल्ड हिम टू डू सो, मैंने उसे कुछ करने के लिए कहा, तो 2 + V1। 11 नंबर, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन, यहाँ भी नो एरर है जी। द लेडी स्टैंडिंग, ध्यान से देखिएगा, द लेडी स्टैंडिंग, इस तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, ध्यान से, यानी जो महिला कॉर्नर में बैठी है, सॉरी खड़ी है, स्टैंडिंग है, खड़ी है, वो क्या है, मोटी है। तो क्या होगा, कहाँ गलती है, देखिए इस सेंटेंस में गलती नहीं है, यानी इस सेंटेंस का आंसर बी हो जाएगा, नो एरर। जी हाँ, नो एरर। क्यों ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ द लेडी के बाद V4 आया है। अब कहिएगा कि सर किस रूल में सब्जेक्ट के बाद V4 आता है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है जहाँ ऐसा होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटेंस का हम पूरा पार्ट लिखना चाहेंगे। पहले आप देखिएगा यहाँ पे, यानी द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फेट का हम पूरा पार्ट लिखना चाहेंगे। यानी 11 नंबर को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका पूरा पार्ट होगा द लेडी हु इज स्टैंडिंग, who is standing in the corner, in the corner is fat। ये पूरा सेंटेंस है। अब कहिए सर who is कहाँ से आया, तो इसको बीच में डाला गया है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, इस दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए, और इसका इस सेंटेंस का पूरा पार्ट यही है। तो रूल ये कहता है कि जब द प्लस लेडी या द प्लस नाउन हो, यानी हु का डिफाइनिंग यूज हो। अब ये डिफाइनिंग आप नहीं समझ पाएंगे, अगर समझ रहे हैं तो बढ़िया है। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। आप इतना समझिए कि हु से पहले कोई नाउन हो जिसके पहले द लगा हो, तो हु प्लस उस वर्ब यानी उसके बाद आने वाले वर्ब को हटाया जा सकता है, उनके बदले केवल उसके बाद वाला V4 फॉर्म को छोड़ा जा सकता है। ऐसा रूल कहता है। जी हाँ, ऐसा रूल कहता है। जैसे अगर कहते हैं कि आई नो, ध्यान से सुनिएगा, आई नो द बॉय हु इज डांसिंग, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गया इधर कर देते हैं, हु इज डांसिंग, जी हाँ, डांसिंग विथ योर गर्लफ्रेंड,
गर्लफ्रेंड। देखिए तो मैंने कहा आई नो द बॉय हु इज डांसिंग विथ योर गर्लफ्रेंड। अब इसमें से भी हम हु इज को हटा सकते हैं क्योंकि उसके पहले नाउन और उसके पहले द है, तो ये हु का यानी रिलेटिव प्रोनाउन का डिफाइनिंग यूज कहलाएगा। और ऐसे स्थिति में उस रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु को और उसके साथ आने वाले वर्ब को हटा सकते हैं, केवल वी फॉर फॉर्म को छोड़ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आई नो द बॉय डांसिंग, जी हाँ, डांसिंग के बाद विथ योर गर्लफ्रेंड। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ नो एरर है, यहाँ कोई गलती नहीं है। चलिए 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर क्या कह रहा है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। अब देख लीजिए जरा सा, ये पूरा डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन पढ़िएगा तो आपका हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड जाया हो जाए। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस नो इम्प्रूवमेंट को देखकर, या फिर आप देखेंगे कि इसके कुछ पार्ट यानी एक सेंटेंस के कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है, या फिर बोल्ड भी कर सकता है। इसको अंडरलाइन न करके बोल्ड अगर कर देता है, बोल्ड लेटर कर देता है, डार्क कर देता है, तो अभी आपको समझ जाना है कि ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए इस पार्ट के बदले इन पार्टों में से एक को ढूंढ निकालना है। यानी इन ए नटसेल के बदले क्या होगा, इसमें से ढूंढ निकालना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इन ए नटसेल एक फ्रेज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इन ए नटसेल जो है एक फ्रेज है, जी हाँ एक फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप में, संक्षेप में यानी कम शब्दों में। और इसका उल्टा होता है इन डिटेल, इन डिटेल मतलब विस्तार से, विस्तार से। देखिए ये दोनों आपस में एंटो है, क्या है जी, एंटो है। यानी इन के बाद ए तब नटसेल होता है जबकि इन के बाद ए नहीं होता, डायरेक्ट डिटेल होता है। यानी इन ए नटसेल होता है, ये आर्टिकल का भी क्वेश्चन बन सकता है। इन ए नटसेल होता है जबकि इन डिटेल होता है, और जबकि ये दोनों आपस में एंटो है। यानी इन ए नटसेल मतलब संक्षेप में, इन डिटेल यानी विस्तार से। लेकिन इसमें ए लगता है, इसमें ए नहीं लगता। तो यहाँ ए तो लगा रखा है और इन भी होता है, एट नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रहे कि एट यहाँ नहीं होता, यहाँ एट नहीं होता, यहाँ इन ही होता है। तो यहाँ ये जो है आपका सही है। अगर उसी में से अगर इन ए हटा दिया होता, केवल देता नटसेल, तो ये गलत हो जाता। क्या हो जाता जी, गलत हो जाता। या फिर ए की जगह पर अगर द भी लगा देता, जैसे कि इसमें लगाया है, द कर देता, तब भी ये गलत हो जाता। या फिर नटसेल को नटसेल्स कर देता, जैसे कि सी में क्लियर कर रखा है, तब भी ये गलत हो जाता। उसी तरह से डिटेल के साथ भी है, अगर डिटेल्स कर देता है तब भी गलत, ए डिटेल कर देता है तब भी गलत। तो इन बातों का ध्यान रहे। ये फ्रेज अक्सर इस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या जी, हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए तो यहाँ नो एरर और यहाँ नो इम्प्रूवमेंट, इस तरह का ऑप्शन देकर बच्चे अक्सर अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं कि नहीं, लग रहा है कि भाई कुछ तो लोचा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरे बस का नहीं है, या फिर कुछ गलत मार के निकल जाते हैं। तो नहीं, आपको आप जो जान रहे हैं वही सत्य है, और उसी पे विश्वास करके आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसी से आपका रिजल्ट भी होगा। ओके, चलो 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर क्या कर रहा है जी, 13 नंबर कह रहा है कि इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट वाली बात है। तो नोर डिड, देखिए तो ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नोर आई डिड, नोर आई डिड। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इधर है, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि नोर डिड आई, नो इम्प्रूवमेंट, नोर आई लाइक इट, नोर डिड आई लाइक्स इट। देखिए तो पहले आप नोर आई लाइक इट, नोर जैसा शब्द अगर अंत में आ रहा है, ध्यान रखें, नोर नाइदर शो, नोर नाइदर शो, जी हाँ यहाँ मैं लिख दूँ नोर नाइदर, या नीदर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, सो। अगर ये अंत में आ रहा है और इसके बाद कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो वर्ब होता है ना वो ऑक्सिलरी होता है। जी हाँ, वो जो वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता। इस हिसाब से ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बचाइए, तो यही हमारा आंसर है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि नोर, नाइदर और शो, ये अंत में अगर सेंटेंस के आ रहे हैं तो इसके बाद आने वाला वर्ब और सब्जेक्ट का जो पैटर्न होगा वो हो जाएगा आपका वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी उल्टा। और इसे कहते हैं हम इन्वर्सन। क्या कहते हैं, इन्वर्सन कहते हैं। एडवर्ब चैप्टर में ये पढ़ा जाता है, इन्वर्सन, यानी पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट इन्वर्सन कहलाता है। और ये लागू होता है नोर नाइदर शो के बाद। आए समझ में, नोर नाइदर शो के बाद ये चीज़ लागू होता है। जैसे अगर हम कहते हैं ही, देखिए ही वेंट देयर कोमा सो, अब देखिए तो यहाँ डिड आई कहेंगे, ना कि आई डिड कहेंगे, आई डिड कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे जी,
डिड आई कहेंगे ना कि आई डिड आई कहेंगे ना कि आई डिड कहेंगे, क्योंकि अब ये इन्वर्सन हो गया, सो के बाद ये इन्वर्सन लागू हो गया। और ये तब यूज करते हैं ना जब वही बात यानी जो बात यहाँ कही गई है उसी समान अगर बात यहाँ कही जाए। जैसे ही वेंट देयर सो डिड आई, मतलब वो वहाँ गया इसलिए मैं भी गया। ठीक है, हाँ। तो आपको ध्यान रखना कि सो के बाद, नाइदर के बाद, नोर के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और दूसरा बात कि वहाँ मेन वर्ब नहीं होगा, जब भी होगा तो ऑक्सिलरी होगा उस टेंस के मुताबिक। तो पास्ट टेंस चल रहा था इसलिए यहाँ डिड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए फिर से। क्वेश्चन नंबर अब 15 पे आ जाइए, सॉरी 14 पे आ जाइए। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड्स, यानी वही OWH वन वे सब्स्टिट्यूशन है। देखिए तो ए प्लेस वेयर नन्स लिव्स और वर्क। नन्स कहने का मतलब, नन्स का मतलब क्या होता है जी? तो नन्स का मतलब योगिनी होता है। नन्स का मतलब महिला साध्वी होता है। जी हाँ, महिला साध्वी होता है। तो नन्स जहाँ रहते हैं और जहाँ काम करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं हम कॉन्वेंट। जी हाँ, उसको हम कहते हैं मठ हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेंट। जी हाँ, वही कॉन्वेंट जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो भी हम कह सकते हैं। हाँ, कॉन्वेंट अंग्रेजों का ही शब्द है कॉन्वेंट, तो हम उसे हम कहेंगे क्या जी? तो मठ, और इसी के लिए आएगा कॉन्वेंट। देखिए तो डॉर्मिटोरी, हॉस्टल, हॉस्टल मतलब छात्रावास, डॉर्मिटोरी का मतलब भी छात्रावास या फिर शयन कक्ष होता है जहाँ लोग सोने का काम करते हैं, सोने वाला कमरा। क्वार्टर का मतलब आपको पता है चौथाई, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए उसके बाद है हमारा फाइंड द पार्ट। यहाँ लोग डायरेक्ट पढ़िए ना, नो एरर खोजना है। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, यानी इट वाज नॉट पॉसिबल, मेरे लिए संभव नहीं था, सॉरी हम लोग के लिए, फॉर वी हम लोग के लिए संभव नहीं था उसे समझना। अब देखिए कहाँ गलती है, ज़रा बताइएगा कहाँ गलती है, किस पार्ट में गलती है? एक जगह है फॉर वी, एक जगह इट वाज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हर, कहाँ गलती है? देखिए गलती ए में है, गलती ए में है। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, जी हाँ, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमको डालना होता है ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस कहने के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमें ही नहीं डालना है, प्रेपोजिशन के बाद हमें डालना है हिम। क्या डालना है जी? हिम डालना है। हमें दे नहीं डालना है, हमें डालना है देम। जी हाँ, थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं। दे नहीं डालना है, हमको डालना है देम। हमें वी नहीं डालना है, हमें डालना है अस। हमें आई नहीं डालना है, हमें डालना है मी। जी हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म डाला जाता है किसी भी प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन जैसे इन के बाद, ऑन के बाद, फॉर के बाद, एट के बाद, है ना, हाँ, विथ के बाद, तो इनके बाद। ठीक है, हाँ। जैसे अगर कहते हैं कि ही लव्स, जी हाँ, ही लव्स एट, तो क्या हो जाएगा? मी होगा या आई होगा? मी होगा, आई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ वी नहीं होगा, यहाँ पे अस होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखिए तो उसके बाद क्या है जी? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक। से भाई क्या पढ़ना है? देखिए तो डैश यू लाइक सम वाटर, डैश यू लाइक सम वाटर, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखिए तो अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा वुड यू लाइक, वुड यू के साथ लाइक का प्रयोग अक्सर सुनने को मिलता होगा। वुड यू लाइक टू से समथिंग, वुड यू लाइक टू कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो वुड के साथ अक्सर लाइक आता है, या कहें लाइक के पहले प्राय वुड का प्रयोग होता है, हो जाएगा वुड। जो आपको आता है एग्जामिनेशन में उसी को अप्लाई करें, ना कि बनावटी बातों पे अप्लाई करें और उस पर ध्यान दें, अक्सर वो चीज़ गलत हो जाती है। 17 नंबर पे आ जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स सब खोजना है। क्या जी? सिनोनिम्स। ठीक है, तो करेज, करेज मतलब साहस, करेज मतलब साहस, करेज यानी साहस। जी हाँ, साहस या बहादुरी भी कह सकते हैं क्या? हाँ, बहादुरी भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ देखिए मिकनेस, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, ये सब आपस में साइनो हैं। जी हाँ, मिकनेस मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, टिमिडिटी यानी कायरता। एक ही तो वर्ड है बी, वेलर मतलब भी होता है हिम्मत, साहस। जी हाँ, इसका मतलब भी होता है साहस। तो हमको चाहिए साइनो, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ, ये सब का मतलब नम्रता, विनम्रता या फिर कायरता। जी हाँ, कायरता। जी हाँ, इसका मतलब। 18 में आ जाइए। 18 में क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी टू लेट। देखिए तो अनटिल, जब तक, अनलेस भी जब तक, ये टाइम बताता है, ये कंडीशन बताता है, और मतलब
या बट मतलब लेकिन परंतु। तो देखिए, तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें अभी अवश्य स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर अन्यथा इट विल बी टू लेट, या फिर बहुत देर हो जाएगा। अगर अर्थ के हिसाब से चले तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। समझ में आया? हाँ, तो अर्थ को ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाइए सबसे टफ सेक्शन पे। जी हाँ, सबसे टफ सेक्शन हमारा, जिसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। जी हाँ, क्लोज टेस्ट, और यही है आपका क्लोज टेस्ट। 19 से लेकर 23 एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बीच से वर्ड हटा दिए गए हैं, उसके लिए ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं, इसी को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो चलिए पढ़िए और ऑप्शन में से एक को डालिए। ये बहुत ही आसान, आप समझ सकते हैं कि एमटीएस में बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं, और ये क्लोज टेस्ट वाकई बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप देखिए बनेगा कैसे। ह्यूमनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा साउंड को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं कोशिश रहेगी कि साउंड को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, ह्यूमनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। देखिए, तो कैन बी के बाद अभी समझना बाद में, पहले तो अपना ट्रिक लगाइएगा ज़रा सा। कैन बी के बाद हमें क्या डालना होगा? तो देखिए, बी के बाद यानी बी में आएगा बी, बीन हो जाएगा और बिंग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या क्या डालते हैं? इसके बाद डाला जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, या तो V3 या फिर V4, या तो V3 या फिर V4। V4 प्रायः कंटिन्यूअस फॉर्म बनाता है एक्टिव का, और ये बनाता है पैसिव फॉर्म। अब समझिएगा ज़रा सा, कैन बी यानी ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी यानी मानवता, ह्यूमनिटी यानी मानवता। कैन बी डैश को किया जा सकता है, कि किया जा सक रहा है। कंटिन्यूअस होगा तो रहा एक लेगा ना, तो अर्थ तो बन नहीं रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैन बी के बाद प्रायः V3 डाले, पैसिव रोल क्रिएट करेगा, यानी किया जा सकता है, यानी मानवता को किया जा सकता है, यानी कैन बी डिफाइंड हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी मानव होने के गुण के नाते, गुण के रूप में मानवता को क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। डिफाइन यानी परिभाषित करना, परिभाषित किया जा सकता है। चलिए ठीक है। द पिक्यूलियर नेचर, पिक्यूलियर मतलब अनूठा, जो स्वभाव है, नेचर डैश मैन। देखिए, तो मैन डैश यानी मैन का डैश, सॉरी हम तो का ही कह रहे हैं, यानी पिक्यूलियर नेचर यानी अनूठा नेचर किसका? तो मैन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ? अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से पढ़िएगा ना तो आसानी से मुँह से निकल जाएगा पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन। इन मैन नहीं, मैन के अंदर का पिक्यूलियर नेचर, कि नेचर यानी स्वभाव, इसका जो दिख रहा है मतलब का है, समझ में? हाँ, तो इतना आसान है। बाय विच, जिसके द्वारा ही इज डिस्टिंग्विश्ड, उसे अलग किया जाता है, डैश अदर बींग्स, अन्य बींग्स यानी जीव जंतुओं से। तो डिस्टिंग्विश के साथ आता है फ्रॉम, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बीइंग ह्यूमन, देखिए तो दो वर्ड, एक ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में क्या है अंतर है? तो देखिए, ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब क्या हुआ? तो ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब हो गया कि वे क्रिएचर्स जो धरती पे रहते हैं, जो होमोसेपियंस के पर जाती है, मतलब लोग, मानव, ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब। अब बीइंग ह्यूमन का मतलब हुआ उस मानवता को दिखाना, उसको डिस्प्ले करना, मतलब नेचुरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करना, कि भाई आप दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर दया है, करुणा है, प्यार है, तो उसे हम कहेंगे बीइंग ह्यूमन। ठीक है? हाँ, तो कह रहा है कि बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेज ह्यूमनिटी, यानी बीइंग ह्यूमन यानी मानवता को दर्शाना या मानवता का पक्षधर होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है पोजेज करता है, यानी धारण करता है मानवता को, यानी जो प्यार मोहब्बत दिखा रहा है जरूरी नहीं कि उसके अंदर मानवता है, हो सकता है वो दिखावा ही हो। वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाई मदर टेरेसा, यानी सबसे बेहतर, सबसे आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ह्यूमनिटी का जिसके द्वारा पोर्ट्रे किया गया है वो मदर टेरेसा है, जिनके द्वारा ब्यूटीफुली यानी बहुत खूबसूरत रूप से मानवता को दर्शाया गया था। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, ह्यूमनिटी यानी बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेज ह्यूमनिटी,
अब ये जो सारा पैराग्राफ है ये एक तरह का फैक्ट है, ये किसी तथ्य को बता रहा है, किसी सत्य चीज़ को बता रहा है। तो फैक्ट में अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो आपका 22 नंबर में डज होगा, क्योंकि बीइंग ह्यूमन सिंगुलर है तो इसके लिए डज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज होता है, इस बात का भी ध्यान रहे। और दूसरा ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि नॉट मीन है, मीन V1 फॉर्म है, तो V1 फॉर्म से पहले हैड और हैज़ तो आएगा नहीं, डिड या डज आएगा। और चूँकि बात फैक्ट है इसलिए डिड भी नहीं होगा, क्या होगा, डज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद देखिए तो वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग, अब 33 में क्या होगा, सॉरी 23 में क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वन ऑफ के बाद और वो भी द के बाद SD आता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा जी, मोस्ट हो जाएगा। हो गया। 24 में आ जाइए। 24 यानी 24 क्या है जी, द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वेयर एक्सपेक्टेड टू अटेन द फंक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ जाएं, यानी नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े हो और ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में हो, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हो, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला ही मुख्य सब्जेक्ट होता है और इसी के आधार पे हम आगे वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर कहते हैं कि द स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, अब क्या इज होगा या आर होगा, लगेगा कि भाई कॉलेज के हिसाब से इज लगा दे, लेकिन गलत है, स्टूडेंट्स के हिसाब से होगा। उस प्रीपोजिशन यानी ऑफ प्रीपोजिशन है उससे पहले वाले के अनुसार होगा। अगर दो एक से ज़्यादा भी प्रीपोजिशन हो तब भी पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला हो, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ पटना अगर कर दे, बिहार कर दे, तब भी स्टूडेंट्स ही होगा सबसे पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन ही वर्ब लेगा अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है द फादर विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है तो हिज चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं है, द फादर है, द फादर है तो वेयर होगा, नहीं वाज होगा। बात पास्ट की है इसलिए वाज होगा, ठीक है, हाँ तो वाज होगा। बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि वेयर होगा नहीं, आर होगा नहीं क्योंकि ये भी प्लूरल, हैव होगा नहीं क्योंकि ये भी प्लूरल, तो बचा कौन, जी नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, इडियम्स यानी बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देखिए तो बेंड मतलब झुक जाना, ओवर बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ झुक जाना, पीछे की तरफ झुक जाना यानी किसी काम को एकदम पूरा अपना जोश जुनून, अपना पूरा प्रयास झोंक कर करना। जी हाँ, यानी टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड। जब आदमी बेंड कब होगा, पीछे की तरफ कब झुकेगा। देखिए कोई काम, अब आप टेबल एंड डेस्क का कोई काम कर रहे हो, भाई ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, और तब तक ना रुके जब तक वो काम आपका समाप्त नहीं हो जाता है। तो जब समाप्त होगा ना, जब आप उठिएगा तो आपका कमर जो है पूरा टूटेगा और आप पीछे की तरफ बैंड होने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो सीधा हो जाए। ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी उस हद तक काम करना कि आपका बैंड ओवर बैकवर्ड पीछे की तरफ झुक जाए, यानी दर्द होने लगे, समझ रहे हैं, हाँ। तो यानी पूरा प्रयास करना। तो ये रहा डिस्कशन। टाइम तो ज़्यादा लगा लेकिन मैंने कोशिश की अपने तरफ से कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं, और कहीं भी कमी अगर कोई चीज़ की रह गई होगी तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई और क्या चीज़ मुझे इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मैं ये पहला वीडियो बनाया। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो समझ में आए मेरे लिए जो सलाह के रूप में हो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे हम उसका ध्यान रखेंगे। ओके, गुड बाय।